Hello, wealth creators. Once again, I am Brijesh Farik, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an edupreneur now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like you to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत मेरी ये जो यूट्यूब चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ एंड मेरी जो पॉडकास्ट चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ, उसके अगले एपिसोड में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हम डिस्कशन करने वाले वो टॉपिक ये है कि नॉर्मली मेरी जो इन्वेस्टर कैंप जो मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंप लीड करता हूँ और मेरी जो इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन होती है उसमें ये जो कॉमन जो मिस्टेक्स होती है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन क्राइटेरियाज यूज़ करने की, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आप कौन से क्राइटेरियाज यूज़ करेंगे और कौन से क्राइटेरियाज क्यों आपके लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम के लिए यूज़फुल नहीं है, उसके बारे में आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। राइट, सो रेडी टू लर्न। चलिए चलते हैं, सीखते हैं। पहले सिलेक्शन रूल्स देखते हैं, मतलब कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने के टाइम पे देखने चाहिए। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो सेबी ने मैंडेट किया है कि म्यूचुअल फंड को अपनी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर फैक्ट शीट होती है 1 पेज होता है, सेबी ने मैंडेट किया है हर म्यूचुअल फंड को निकालना होता है। तो उसमें सेबी ने मैंडेट किया है कि उनको रिस्कोमीटर भी देना है। ठीक है, तो आपको वो अपनी रिस्क प्रोफाइल और उस रिस्कोमीटर को मैच करना चाहिए। सो देयर आर 5 बेसिक सेबी के हिसाब से 5 बेसिक रिस्क प्रोफाइल रहती है। लो रिस्क प्रोफाइल, जहाँ पे आप वॉलेटिलिटी बेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। मॉडरेटली लो रिस्क प्रोफाइल, मतलब आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल, मतलब आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। मॉडरेटली हाई, मतलब आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। और हाई मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी रिस्क प्रोफाइल को मैच कर रहा है। दोनों मैच होती है तभी आप वो स्कीम आपके लिए सूटेबल होगी। तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइल क्या है। आप लो रिस्क टेक करो, आप मॉडरेटली लो रिस्क टेक करो, आप मॉडरेटली रिस्क टेक करो, आप मॉडरेटली हाई रिस्क टेक करो, या तो आप हाई रिस्क टेक करो। वो आपको तय करना चाहिए एंड देन उसी आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो सूटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। तो जो भी इश्यूज़ रिस्क प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एज़ पर गुड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। जैसे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और उसके लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए जब आप उसके गोल को लिए स्पेंड करने जाओगे, उसके हिसाब से आपकी टेन्योर, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक रहेगी। और आपकी रिस्क एपिटाइट, मतलब देयर आर 2 कंपोनेंट टू रिस्क एपिटाइट। एक कंपोनेंट ये होता है कि आप अपनी फाइनेंशियली कितने कैपेबल हो अपनी रिस्क बेयर करने के लिए, और दूसरी होती है आप इमोशनली कितने कैपेबल हो, एबल हो आपकी रिस्क बेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आपकी रिस्क एपिटाइट से हिसाब के जो रिस्क मीटर दिया जाता है उसको यूज़ करते हुए आपको स्कीम अपने लिए सूटेबल स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरे जो इश्यूज़ आपको देखने चाहिए म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम में, तो उसमें से दूसरा है म्यूचुअल फंड मैनेजर। मतलब हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है जो डिसीज़न लेता है कि आगे जाके कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें से कौन सी कंपनीज अच्छी परफॉर्म करने वाली है। उसकी जो ग्रोथ स्टोरीज होती है उसको वो पिक करता है और उसके बेस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। और अगर वही जो एंटिसिपेशन है स्टोरीज का, ग्रोथ का, वो फ्रुक्टिफाई होता है तभी हमारी स्कीम ग्रो करेगी और वी विल गेट द रिटर्न। तो उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फंड मैनेजर होता है उसकी ट्रैक क्या है, वो कहाँ पे पहले काम कर चुका है, जो भी स्कीम में वो फंड मैनेजर हो स्कीम की ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या है वो आपको एक चेक करनी चाहिए। राइट, तो जो भी स्कीम वो मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड आपको एक अच्छा इंडिकेटर देगी कि उसकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाली ट्रैक रिकॉर्ड है तो यू कैन एंटिसिपेट दैट वो जो स्कीम उसकी मैनेज की हुई जिस स्कीम में आप पैसे डाल रहे हो वो भी यू कैन एंटिसिपेट कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। राइट, उसके बाद आती है फंड मैनेजर की टेन्योर, मतलब कितने टाइम से फंड मैनेजर उस स्कीम में है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि जितना लंबा फंड मैनेजर उसमें रहेगा एक स्कीम में और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उतना ही फंड के लिए अच्छा रहेगा। सो आप ये भी चेक कर लीजिए कि फंड मैनेजर बारी बारी से चेंज नहीं होते ना, और फंड मैनेजर लंबे समय से अगर उस स्कीम को मैनेज कर रहा है तो वो फंड के लिए ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा चौथा ये भी आपको देखना होगा कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका स्कीम आप ले रहे हैं, राइट,
तो वो भी, उसकी भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो वो भी हम देखिए कि उसकी ओवरऑल जो सारी स्कीम्स है उसमें से कितनी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और कितनी स्कीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो वो भी आपको एक देखना चाहिए। सो दीज आर दी क्राइटेरियाज, जब आप स्कीम सिलेक्ट करते हो तब आपको सिलेक्ट करने के टाइम पे देखने चाहिए। अभी हम डिस्कस करने वाले आपको सिलेक्शन के टाइम पे कौन से क्राइटेरिया नहीं देखने हैं, जो लोग देखते हैं बट विच इज़ अ मिस्टेक, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। चेकिंग NAVs, मतलब NAVs क्या है पहले वो एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड NAVs आर डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन by calculating the market value of the scheme's portfolio, मतलब based on the closing price of each security and number of shares for each security in the portfolio, subtracting the liabilities and dividing by the total number of units. So ये NAV निकल के आती है। तो ये जो NAV होती है वो NAV अपने आप में स्कीम की अच्छी या बुरी होने की कोई इंडिकेशन नहीं देता है। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि फंड विथ हाई NAV इज़ एक्सपेंसिव एंड फंड विथ लो NAV इज़ चीप, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो देर इज़ नो लॉजिक इन टू इट, क्योंकि NAV होती है जो जितनी भी टाइम से फंड इन्वेस्टेड है और वो जितना कंपाउंड हुआ है, और टाइम फैक्टर उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कंपाउंडिंग में टाइम फैक्टर के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरी कंपाउंडिंग की जो वीडियो है उसको आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि कंपाउंडिंग कैसे रिटर्न में हेल्प करती है। सो NAV है वो कंपाउंडिंग के हिसाब से होती है। सो वो अपने आप में कोई भी इंडिकेटर नहीं है, राइट। सो NAV को आपको नहीं चेक करना चाहिए। दूसरी जो मिस्टेक होती है, या तो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब पिछले साल में क्या स्कीम ने परफॉर्म किया था उसको देखते हैं, या तो इन्वेस्टर बहुत ही लंबी अवधि में चले जाते हैं। सो बोथ आर नॉट राइट, क्योंकि ये जो स्कीम का परफॉर्मेंस होता है वो शॉर्ट टर्म में मार्केट के हिसाब से होता है। अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो स्कीम अच्छा नहीं कर रही होगी, अगर मार्केट बुरा कर रहा है तो वो भी बुरा करेगी। और लॉन्ग टर्म में ये होता है कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज होते हैं, अगर आप 20 साल चले जाओगे तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो होते हैं वो बहुत सारे चेंज हो गए होते हैं, और उसी के हिसाब से मार्केट की परफॉर्मेंस भी चेंज हुई होगी और इसकी अकॉर्डिंगली स्कीम भी परफॉर्म नहीं करेगी, उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगी। आई मीन टू से सो आपको दोनों नहीं देखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी नहीं देखना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी नहीं देखना है। मतलब आपको ये नहीं देखना चाहिए कि पिछले साल में टॉप परफॉर्मर कौन सी स्कीम थी, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको अगर आप एक साल को लेके परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आप ये देख लीजिए एक साल में कौन सी टॉप है, उसके बाद पिछले एक साल में कौन सी टॉप थी, उसके बाद पिछले एक साल में कौन सी टॉप परफॉर्मिंग थी, तो यू विल रियलाइज कि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, right? So what you need to look is into the by selecting the performance quotate. So you go for a consistent performer. मतलब उसमें मार्केट जब अच्छा कर रहा है तब भी अच्छा रिटर्न दिया और मार्केट जब बुरा कर रहा है उस टाइम पे वो कम गिरा हो। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर अच्छा मार्केट कर रहा है और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बट अगर मार्केट गिरता है और वो ज़्यादा लॉस कर जाता है तो वो जो वहाँ पे अच्छा मिला है उसको आप वॉश कर दोगे। सो ये कंसिस्टेंसी आपको देखनी चाहिए, नहीं कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और वेरी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, ये दोनों आपके लिए मायने नहीं रखते। और तीसरा होता है एक्सपेंस रेशियो फॉर एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स, राइट। सो ये आपको देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो इतना मायने नहीं रखता है, वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, बट अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है बट स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, राइट। सो अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, दो स्कीम्स आपके सामने ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंट है, बट उसमें से एक का एक्सपेंस रेशियो कम है, तो दैट कुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द फंड। बट अगर आप एक्सपेंस रेशियो मतलब सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाली स्कीम में जाएंगे बट आप आगे उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो वो कोई मायने नहीं रहता है एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो इज़ अ रिलेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो एब्सोल्यूट सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं रहता है, right? So these are the issues which you need to consider while you are selecting the mutual fund schemes, right? So I hope ये छोटी सी जो नॉलेज कंटेंट है, ये पीस ऑफ नॉलेज है, वो आपको आपकी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सिलेक्ट करते हो उसको शार्प फोकस बनाने के लिए कुछ हेल्प करेगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छी लगी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो जब अपडेट होती है तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी और इन्वेस्टर को ये कंटेंट हेल्प करेगी तो प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट टू अदर इन्वेस्टर और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कर रहे हैं, उसको सीखने में इंटरेस्ट है, उसको शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की नॉलेज आपको चाहिए तो मेरा डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोर्स है वेल्थ क्रिएशन का, तो उसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए और मैं आपको उसकी डिटेल शेयर करूंगा, सो दैट यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स और उसका आपको
आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनेगा और विल बी एबल टू डू योर वेल्थ क्रिएशन इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मै गॉड ब्लेस यू। अगर इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए, इस तरह के कंटेंट अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे, सबसे आसान तरीका यह है कि आप मुझे 9328190022 जो नंबर है उसके ऊपर हाई करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप के। बट आपको वो नंबर है वो प्लेनेट वेल्थ के नाम से स्टोर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी नंबर मेरी नंबर आपके मोबाइल में स्टोर होगी, तभी आपको मेरी ब्रॉडकास्ट मिलेगी, राइट। सो ये यूज़ दिस वेज ऑफ कनेक्टिंग विथ मी एंड गेटिंग दिस काइंड ऑफ वैल्यू एडेड नॉलेज, सो दैट आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान कर पाओ और अपनी वेल्थ मिशन को अचीव कर पाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।